हेडिंग लगा लो, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ये हेडिंग लगा लो। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्या आया आंसर बताओ। आंसर क्या आया कल वाले क्वेश्चन का है, बताओ रे। 35। 35 सबका आ गया क्या आंसर? 35 के अलावा किसी का आंसर आया है क्या? हर्षिता क्या हुआ? ये लाइन लिखवाई हुई है ना मेरी, इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं करते। क्वेश्चन में आपको आरएनए का दिया हुआ है और आरएनए के ऊपर कभी भी चारगाफ का नियम लागू नहीं होता है। हेडिंग लगा लो। देखो इधर बोर्ड पर ध्यान देना सारे बच्चे। ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम था बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के ऊपर ग्रिफिथ ने काम किया था। जब इस बैक्टीरिया को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाया गया तो इससे 2 प्रकार की कॉलोनी बनी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कॉलोनी बनी। एक तो आर सेकेंड प्रभेद, प्रभेद यानी कि स्ट्रेन, और दूसरी कॉलोनी में बैक्टीरिया थे एस थर्ड प्रभेद वाले। चलो इधर देखो, आर का मतलब होता है रफ। आर का मतलब क्या होगा? आर का मतलब है रफ या फिर खुरदरी कॉलोनी। ये जो बैक्टीरिया है किस प्रकार की कॉलोनी बनाएंगे? खुरदरी प्रकार की कॉलोनी बनाते हैं, यानी रफ कॉलोनी बनाएंगे। एस थर्ड वाले की अपन बात करें तो ये बनाते हैं स्मूथ कॉलोनी। स्मूथ यानी कि चिकनी कॉलोनी बनाते हैं, ये चिकनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे, इन पर पॉलीसेकेराइड का आवरण नहीं पाया जाता। आवरण नहीं पाया जाता। और इसके अंदर आप लिखोगे, इन पर पॉलीसेकेराइड का आवरण पाया जाता है। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आर सेकेंड की अपन बात कर रहे हैं। आर सेकेंड जो प्रभेद होंगे वो होंगे अरोगकारी। तो आप बताओगे ये अरोगकारी यानी कि नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? आर सेकेंड की। तो आर सेकेंड कैसे मिलेंगे आपको? अरोगकारी या फिर नॉन वायरुलेंट। ये जो बैक्टीरिया है अगर ये किसी जीव के शरीर के अंदर चला जाता है तो न्यूमोनिया रोग करेगा। कौन सा रोग करेगा ये? तो कैमरे की तरफ क्या देख रहा है? इधर देख ले, इधर इधर है, इधर बोर्ड। आर सेकेंड अगर किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? रोग होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये किस प्रकार का प्रभेद है? अरोगकारी। लेकिन अगर एस थर्ड किसी जीव के अंदर प्रवेश कर गया तो कौन सा रोग हो जाएगा? न्यूमोनिया रोग हो जाता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया कौन सा रोग करेगा? न्यूमोनिया। तभी इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये न्यूमोनिया रोग करता है।
तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ये रोगकारी या वायरुलेंट है, रोगकारी या वायरुलेंट है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया के ऊपर काम किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके दो प्रभेद होते हैं, एक तो आर सेकेंड और दूसरा एस थर्ड। आर सेकेंड कभी भी रोग नहीं करता, जबकि एस थर्ड रोग करता है। इतनी चीज लिखो आप। चलो आगे देखो। ग्रिफिथ ने अलग अलग टाइप के प्रयोग किए। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रयोग फर्स्ट। पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया आर सेकेंड प्रभेद। कौन सा प्रभेद लिया इन्होंने? आर सेकेंड। फिर क्या किया गया? इसे चूहे में प्रवेश करवाया, और चूहे में प्रवेश करवाया तो यहाँ पर क्या हुआ? चूहा मरेगा या जीवित रहेगा? चूहा जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि आर सेकेंड रोग नहीं करता है। फिर आगे देखो प्रयोग सेकेंड। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया इस बार एस थर्ड प्रभेद, और क्या करवाया गया? चूहे में प्रवेश, और चूहे में प्रवेश करवाया तो क्या हुआ? चूहा मर जाता है। कारण? क्योंकि चूहे के निमोनिया रोग हो जाएगा, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है। फिर तीसरा प्रयोग किया इन्होंने, प्रयोग थर्ड, और इस प्रयोग में क्या किया गया? इन्होंने लिया हीट किल्ड एस थर्ड प्रभेद। यानी जो एस थर्ड बैक्टीरिया था, इसको उच्च तापमान देकर मार दिया गया, और इसको मारने के बाद में चूहे के अंदर प्रवेश करवाया गया। चूहे में प्रवेश। अब बताओ चूहा जीवित रहेगा या मर जाएगा? चूहा बताओ रे। जीवित रहेगा। चूहा जीवित रहेगा। कारण? क्योंकि उच्च तापमान देकर इसको मार दिया गया है बैक्टीरिया को। चलो इन्होंने फिर किया चौथा प्रयोग, प्रयोग फोर्थ। इसमें क्या किया गया? इन्होंने लिया जीवित आर सेकेंड, और इसके साथ में मिक्स कर दिया किसको? हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन को। दोनों को मिक्स कर दिया इनको, और अब क्या करवाया गया? इनको चूहे में प्रवेश करवाया गया। तो क्या हुआ बताओ? इस कंडीशन में चूहा मर जाता है। अब बताओ आपके हिसाब से जीवित रहना चाहिए था या फिर मर जाना चाहिए था? जीवित रहना चाहिए था। कारण क्या है? क्योंकि आर सेकेंड रोग नहीं करता, और हीट किल्ड एस थर्ड भी रोग नहीं करता है। दोनों ही रोग नहीं करते, लेकिन फिर भी चूहा मर रहा है। तो ग्रिफिथ ने बोला कि आर जो है सॉरी हीट किल्ड एस थर्ड है, इसमें से कुछ कारक ऐसे निकले जो किसके अंदर चले गए? आर सेकेंड के अंदर, और आर सेकेंड को किस में बदल दिया गया? एस थर्ड के अंदर, और एस थर्ड रोग करता है। इसका मतलब जो हीट किल्ड एस थर्ड था, उसमें कुछ ऐसे कारक है जो कहां प्रवेश कर गए? आर सेकेंड के अंदर, और आर सेकेंड किसके अंदर रूपांतरित हो गया? एस थर्ड के अंदर। इसीलिए इसको बोला गया रूपांतरण प्रयोग, क्योंकि आर सेकेंड का रूपांतरण किस में हो जाता है? एस थर्ड के अंदर। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि एस थर्ड में से कौन सा कारक निकलकर आर सेकेंड के अंदर गया।
ये चीज इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने इतना सही बताया कि एस थर्ड से कोई कारक निकलता और कहाँ चला जाएगा, आर सेकेंड के अंदर चला जाएगा, और आर सेकेंड को किस में बदल दिया जाएगा, एस थर्ड के अंदर। इसके बाद में 3 वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था एवरी, मैक्लियोड और मेकार्टी। इन्होंने ये प्रूफ किया कि हीट किल्ड एस थर्ड में से डीएनए के टुकड़े कहाँ जाएंगे, आर सेकेंड के अंदर, और वही डीएनए के टुकड़े आर सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एस थर्ड के अंदर। बात समझ में आ गई। ये चीज ग्रिफिथ ने नहीं बताई थी, ये किसने बताई, इसके बाद में जो 3 वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने प्रयोग किए थे उन्होंने ये चीज बताई थी। इतना लिखो पहले आप। निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष हेडिंग लगा लो। लिखो, इस प्रयोग से ग्रिफिथ ने, इस प्रयोग से ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह निष्कर्ष निकाला कि ताप से मृत, ताप से मृत एस प्रभेद के जीवाणुओं से एस प्रभेद के जीवाणुओं से कोई कारक, कोई कारक आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है। आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है। इस कारक को, इस कारक को रूपांतरण कारक कहते हैं। इस कारक को रूपांतरण कारक कहते हैं। अगला पॉइंट लगा के लिखो, इस प्रकार के, इस प्रकार के आर प्रभेद वाले, आर प्रभेद वाले जीवाणुओं के चारों तरफ, जीवाणुओं के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड्स का, पॉलीसेकेराइड्स का चिकना आवरण बन जाता है। जिसकी वजह से आर प्रभेद का रूपांतरण, आर प्रभेद का रूपांतरण एस प्रभेद में हो जाता है। एस प्रभेद में हो जाता है तथा चूहे की मृत्यु हो जाती है। चूहे की मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट लगा के लिखो, इस प्रयोग से आनुवांशिक पदार्थ की, आनुवांशिक पदार्थ की
जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। नहीं बताया जा सकता है। अगला पॉइंट लगा के लिखो, एवरी मैक्लियोड एंड मेकार्टी एवरी मैक्लियोड एंड मेकार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया तथा आनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति का पता लगाया। आनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति का पता लगाया। अगला पॉइंट लिखो, इन्होंने बताया कि ताप मृत एस थर्ड से डीएनए का खंड R सेकेंड में प्रवेश कर जाता है। जिससे R सेकेंड रोगकारी बन जाता है। ये हो गया ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। अब हेडिंग लगाओ। हर्षे व चेज का प्रयोग। लिखो, हर्षे व चेज ने विषाणुओं पर कार्य करते हुए यह बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवांशिक
पदार्थ है। देखो इन्होंने क्या प्रयोग किए थे, बोर्ड पर ध्यान देना सारे बच्चे। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सिंपल सी चीज। आपने सल्फर का नाम सुना है क्या? सल्फर, सल्फर आपको मिलेगा दो एमिनो अम्लों के अंदर। दो एमिनो अम्ल कौन कौन से? एक तो मिथियोनिन और दूसरा सिस्टीन। मिथियोनिन और सिस्टीन नामक एमिनो अम्लों के अंदर क्या मिलता है आपको? मिथियोनिन। और एमिनो अम्ल क्या काम करते हैं? एमिनो अम्ल बनाते हैं प्रोटीन। इसका मतलब सल्फर किसके अंदर मिलेगा आपको? प्रोटीन के अंदर मिलेगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आता है अपने पास में फॉस्फोरस। अब मुझे बताओ फॉस्फोरस किस में मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है डीएनए और आरएनए के अंदर। फॉस्फेट ग्रुप का नाम सुना होगा आपने। फॉस्फेट ग्रुप किसके अंदर मिलेगा? ये डीएनए के अंदर, आपको याद रखना है। तो प्रोटीन तो कहाँ मिलेगी? सॉरी, प्रोटीन में तो क्या मिलेगा? सल्फर। और डीएनए और आरएनए में क्या मिलेगा? फॉस्फोरस। ये चीज याद रह जाएगी। अब आगे देखो आप। हर्षे और चेज ने क्या किया? इन्होंने लिया बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज बेसिकली क्या होता है? वायरस ही तो होता है ना बैक्टीरियोफाज। और ये तो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है अंदर। और बाहर क्या पाया जाता है इसके? प्रोटीन का आवरण। ये मैं बता चुकी हूँ आपको सेल बायोलॉजी के अंदर। प्रोटीन कोट पाया जाता है चारों तरफ, और बीच में क्या मिलेगा आपको? इसका आनुवांशिक पदार्थ। इस बैक्टीरियोफाज को एक संवर्धन माध्यम के अंदर डाला गया ताकि ये अपनी कॉपी बना सके। ये संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम है ये अपने पास में। कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम। और इस संवर्धन माध्यम के अंदर क्या डाला गया? इसके अंदर डाल दिया गया सल्फर। क्या डाला गया इसके अंदर? सल्फर। अब मुझे बताओ यहाँ पर नए वायरस बनेंगे या नहीं बनेंगे? इस संवर्धन माध्यम में नए वायरस बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और इन नए वायरस के अंदर सल्फर कहाँ मिलेगा आपको? प्रोटीन के अंदर या फिर डीएनए के अंदर? प्रोटीन के अंदर क्या मिलेगा आपको? सल्फर। जबकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं है। दूसरा देखो, इन्होंने दूसरी साइड भी एक बैक्टीरियोफाज लिया और इस बैक्टीरियोफाज को भी कहां पर ग्रो करवाया? इनको भी ग्रो करवाया कल्चर मीडियम के अंदर। ये कल्चर मीडियम है अपने पास में। और इस कल्चर मीडियम के अंदर जब ग्रो करवाएंगे तो वायरस के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताओ यहां पर जो सल्फर लिया था वो सल्फर कौन सा था? सल्फर था S35। इसको रेडियो लेबल कर दिया गया ताकि ये चमकीला दिखाई दे, S35। और इधर इधर लिया गया इसके अंदर फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कौन सा लिया? P32। इसको भी रेडियो लेबल कर दिया गया ताकि फॉस्फोरस भी चमकीला दिखाई दे। अब आगे देखो आगे क्या हुआ। तो इसके अंदर जो प्रोटीन कोट था उसके पास में क्या है? S35। और इसके डीएनए के पास में क्या है? भाई डीएनए का निर्माण कौन करेगा? तो इस संवर्धन माध्यम में जो फॉस्फेट डाला था वो किसके अंदर चला गया है? डीएनए के अंदर। बात समझ में आ गई? क्योंकि डीएनए के अंदर ही तो होता है ना फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए काम मिलेगा इस फॉस्फोरस को या फिर प्रोटीन काम मिलेगी? डीएनए काम मिलेगा। तो जो नए डीएनए बने इसके अंदर क्या चला गया है? फॉस्फेट चला गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? वापस देखो, इधर वायरस लिया, इस वायरस को कहां पर संवर्धित करवाया गया? कौन से कल्चर मीडियम में? जिसमें S35 था। तो जो नए वायरस के कण बनेंगे वो अपना प्रोटीन कोट बनाएंगे और उस प्रोटीन कोट के अंदर क्या चला जाएगा? S35। इधर कल्चर मीडियम के अंदर क्या डाल दिया गया? P32। तो अब जो नए वायरस बनेंगे वो डीएनए बनाएंगे, उस डीएनए के अंदर क्या चला जाएगा? P32। अब देखो आगे क्या किया गया।
आगे इन्होंने लिया एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया ले लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। ये इस बैक्टीरिया का मुख्य गुणसूत्र और ये इसका प्लाज्मिड। कौन सा बैक्टीरिया? ये ई कोलाई बैक्टीरिया। और इस ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करवाया किससे? बैक्टीरियोफाज से। बैक्टीरियोफाज इस ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है। इधर भी क्या किया गया? इधर भी सेम प्रोसेस है यही। यहां पर भी ये बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये इसका मुख्य डीएनए और ये इसका प्लाज्मिड, और इसको भी कौन संक्रमित कर रहा है? इसको भी ये बैक्टीरियोफाज संक्रमित कर रहा है, इस टाइप से। इसका मतलब पहली जो स्टेप है उसका नाम क्या होगा? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट स्टेप का नाम है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। संक्रमण करवा दिया गया है। अब संक्रमण करवाने के बाद में क्या होगा? हमेशा याद रखो, जैसे भी कोई भी वायरस है, कोई भी वायरस किसी सेल के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो उसका केवल और केवल आनुवांशिक पदार्थ कहाँ जाएगा? आनुवांशिक पदार्थ ही कहाँ जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, और जो प्रोटीन कोट है ये बाहर ही रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो क्या हुआ। अब एक स्टेप करवाई गई। इस स्टेप का नाम होगा ब्लेंडिंग। क्या नाम होगा इसका? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होगा? इसको अपन ब्लेंडिंग का मतलब होता है विलोडित करना, विलोडन। 2 नंबर पे विलोडन का मतलब जानते हो क्या आप? मान लो कोई झेरना जानते हो? झेरना जिससे अपन दही भिलोते हैं, उसी प्रकार से विलोडन करवाते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो वायरस है, ये वायरस क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। वायरस यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इधर से भी वायरस क्या हो जाएगा? अलग। इस कंडीशन में क्या दिखाई देगा आपको? वो देखो, ये जो सारी प्रोसेस है ये कहाँ पर चल रही है? ये पूरी प्रोसेस चल रही है परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये सारी प्रोसेस चलती है इस प्रकार से। ये टेस्ट ट्यूब है अपने पास में। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये अपन ने यहां पर बना दिया इसका। ये ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, ये इसका मुख्य गुणसूत्र और ये इसका प्लाज्मिड। इधर भी ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका मुख्य गुणसूत्र और इसका प्लाज्मिड। साथ में क्या आ गया इसके अंदर? इसके अंदर आ गया वायरस का आनुवांशिक पदार्थ। और जो खाली प्रोटीन कोट थे वो कहाँ चले गए? खाली प्रोटीन कोट है वो कहाँ चले गए? ऊपर की तरफ, या ये अलग हो गए इस टाइप से। खाली प्रोटीन कोट क्या हो चुके हैं? यहाँ से अलग हो गए हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? ब्लेंडिंग। तो पहली स्टेप कौन सी थी? संक्रमण। दूसरी स्टेप कौन सी है? ब्लेंडिंग। इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। अब आगे देखो क्या किया गया। तीसरी स्टेप के अंदर किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरी स्टेप में क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण जिसको अपन बोलते हैं। थर्ड स्टेप है अपने पास में अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो एक मशीन होती है, इतनी बड़ी एक मशीन होती है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब लगी हुई होती है। उन टेस्ट ट्यूब, जब उस मशीन को अपन चालू करेंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या होगी? तेजी से घूमेगी, और घूमेगी तो भारी जो पदार्थ है वो तो कहाँ जम जाएगा? नीचे। और हल्का पदार्थ कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो ई कोलाई बैक्टीरिया वो तो कहाँ चले जाएंगे? पेंदे में। क्यों? क्योंकि इनमें आनुवांशिक पदार्थ आ गया, इसलिए ये ज्यादा भारी हो गए। तो भारी होंगे तो कहाँ चले जाएंगे? पेंदे के अंदर। भारी होंगे तो कहाँ चले जाएंगे बताओ? पेंदे के अंदर। और हल्के होते तो कहाँ चले जाते? ऊपर चले जाते। और इसके अंदर क्या है? इसका आनुवांशिक पदार्थ। और जो वायरस है उसका प्रोटीन कोट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि ये कोट खाली हो चुका है, और अगर खाली होगा तो इसका वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए कहाँ पर आ गया? ये ऊपर की तरफ आ गया।
ये जो ऊपर की तरफ पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको अपन बोलते हैं निलंबन। क्या बोलेंगे इसको अपन? निलंबन। ये ऊपर की तरफ यहाँ पर भी जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसका नाम है निलंबन। अब आप लोग मुझे बताओगे इस वाले प्रयोग में, इस वाले प्रयोग की बात कर रहे हैं अपन, रेडियो सक्रियता कहां से मिलेगी? परख नली के आधार भाग से या फिर निलंबन से? चलो ऊपर दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको, फिर बताना। अब बताओ परख नली के आधार भाग से मिलेगी रेडियो सक्रियता या फिर निलंबन से? जल्दी बताओ। निलंबन से मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन है वो है सल्फर कंटेनिंग। रेडियो सक्रिय यहाँ पर प्रोटीन है और प्रोटीन कोट कहाँ है? ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? रेडियो सक्रियता कहां से प्राप्त? रेडियो सक्रियता निलंबन से, निलंबन से प्राप्त। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो प्रोटीन के कोट हैं वो बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन के कोट बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश नहीं करते। इसका मतलब ये जो है प्रोटीन है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब बताओ यहां से कहां से मिलेगी रेडियो सक्रियता? बताओ। रेडियो सक्रियता परख नली के पेंदे से प्राप्त, पेंदे से प्राप्त। और पेंदे के अंदर देखो, इधर इधर क्या है? इधर डीएनए है। भाई मुझे बताओ इस वाले डीएनए को अपन ने रेडियो सक्रिय किया था क्या? वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ था इसको अपन ने रेडियो सक्रिय किया था क्या? नहीं किया। रेडियो सक्रियता किसके पास थी? प्रोटीन के पास। लेकिन यहाँ पर अपन ने P32 दिया था, अगर आपको याद हो तो। इसका मतलब रेडियो सक्रियता कहाँ है? आनुवांशिक पदार्थ के पास में। और आनुवांशिक पदार्थ कहाँ है? पेंदे में। इसका मतलब रेडियो सक्रियता पेंदे से प्राप्त। इससे ये निष्कर्ष निकला कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। बात समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? यहाँ से दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो हर्षे और चेज ने प्रयोग किए थे उनका क्रम बताओ। उन्होंने कौन कौन से स्टेप ली थी? सबसे पहली स्टेप इन्फेक्शन या संक्रमण, दूसरी बताओ ब्लेंडिंग या विलोडन, और तीसरी अपकेंद्रण या सेंट्रिफिकेशन। ये तो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है सल्फर कौन सा लिया था और फॉस्फोरस कौन सा लिया था? ये रेडियो एक्टिविटी याद रखनी है आपको। सल्फर कौन सा? 35 वाला। और फॉस्फोरस कौन सा? 32 वाला। याद रह जाएगी ये चीज। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रेडियो सक्रियता, अगर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है तो रेडियो सक्रियता कहां से मिलेगी? पेंदे से। अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता तो इस वाले के अंदर भी रेडियो सक्रियता कहां से मिलती है अपन को? पेंदे से ही मिलती, क्योंकि प्रोटीन और पूरा वायरस ही कहां चला जाता? बैक्टीरिया के अंदर चला जाता। इसलिए रेडियो सक्रियता अपन को यहाँ पर भी पेंदे से मिलती है और यहाँ पर भी पेंदे से ही मिलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात क्लियर है क्या? लिख लो यहाँ तक।